बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम एब्रिविएशन करें तो एनएमआर भी पढ़ते हैं। एनएमआर, ये नीचे एब्रिविएशन दिया हुआ है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे सिलेबस में इसके हवाले से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हैं, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, स्पेक्ट्रल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अच्छा, इससे पीछे आपको याद होगा हमने एक बात की थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से कि वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डील करती है और हमें कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे देती है। फिर हमने बात की आईआर की, जो इंफ्रारेड, ये आईआर थर्ड लाइन में भी लिखा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। और तीसरे नंबर पे अब हम बात करने जा रहे हैं एनएमआर की, जो उससे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन आईआर के हवाले से है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है कि ये हमें बताती है कि मैग्नेटिकल नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट एटम्स, कि एक ही मालिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं, डिस्टिंक्ट एटम मतलब स्पेसिफिक, एक दूसरे से जिनमें फर्क है, डिफरेंस है, मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट एटम्स है मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। यानी आप जब उस कंपाउंड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हर एक का रिस्पॉन्स जो है वो फिक्स है या कांस्टेंट है, या वो जो जो एक दूसरे से मुख्तलिफ रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, वो सारों के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। और उस रिस्पॉन्स को हम यूज करके कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है प्रोटॉन एनएमआर, जो प्रोटॉन्स को डील कर रही होती है। अब वो क्या बताती है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई as well as obtain information regarding the nature of immediate environment of each type। कि डिस्टिंक्ट प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन से प्रोटॉन्स कितनी किस्मों के हैं। मतलब ये जी दो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के साथ नेबर में मौजूद हैं। ये दो प्रोटॉन जो है कि ये जो कार्बन के नेबर में मौजूद हैं। ये दो प्रोटॉन जो है वो क्लोरीन के नेबर में मौजूद हैं। तो इस तरह यानी उनकी एक दूसरे से जो एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंस है, उसके बारे में वो हमें पता चल जाता है। दूसरा, कि वो जो प्रोटॉन मौजूद हैं उनके एनवायरनमेंट में कितने प्रोटॉन मौजूद है, ये भी हमें पता चल जाता है। सिग्नल जो होता है ना, जो हमें स्पेक्ट्रम में सिग्नल की शक्ल होती है वो बता देती है कि वो एक पीक वाला सिग्नल है, दो पीक्स वाला है, तीन वाला है, चार वाला है। तो नंबर ऑफ पीक्स की बेस पे हमें पता चल जाता है कि वो उस प्रोटॉन जो है उसकी नेबर में कौन कितनी तरह के और किस किस्म के प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है। अब आगे आ जाता है न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। इस टॉपिक के नीचे हम बात करते हैं कि भाई जो आप ये एनएमआर की बात कर रहे हैं, जैसे नाम से जाहिर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी न्यूक्लियस को डील करने वाला ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो वो न्यूक्लियस की डीलिंग किस तरह है, किस किस्म के न्यूक्लियस को हम डील कर सकते हैं, या किस किस्म के न्यूक्लियस हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सारी डिस्कशन इस पैराग्राफ या इस हेडिंग के नीचे आती। तो पहली बात हम ये करते हैं कि जितने भी आपके न्यूक्लियाई हैं वो सारे स्पिन करते हैं। चार्ज, ये एक जनरल टर्म आपने सुनी होगी कि जो चार्ज स्पीशी होती है वो रेस्ट पे नहीं होती, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसे स्पिन करना पड़ता है, स्पिनिंग शो करनी पड़ती है। ठीक होगा। और इस स्पिनिंग की वजह से फिर वो चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक बात हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके जो न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस एक चार्ज स्पीशी और वो स्पिन कर रहा होता है। अच्छा, उसमें भी वो फिर जो वो न्यूक्लियस जिनकी ऑड मास है या ऑड एटॉमिक नंबर है या दोनों ही ऑड है, इनमें से या उसके पास ऑड मास मौजूद है, उसका एटॉमिक मास जो है वो ऑड है, या उसका एटॉमिक नंबर ऑड है, ठीक है, या दोनों ही उसके ऑड हैं, तो वो क्वांटाइज्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखता है, या उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है। ऐसे समझे
कि जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन नहीं होते स्पिन कर रहे होते, तो आप कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड लेके जाते हैं तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, और कुछ जो है वो डायमैग्नेटिक हैं कि वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते। तो आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं सर इसमें एक और फैक्टर्स में से डिफरेंट फैक्टर्स उसके हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तो वो फिर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन शो करती है, तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करती है। लेकिन अगर इसे पेयर अप कर दिया जाए तो वो पेयर अप आपस में कैंसिल हो जाते हैं, फिर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा ही सीन इसके लिए वो बता रहे हैं कि वो निकले ही, जैसे यहाँ पे ये प्रोटॉन का दिया है, इसमें एटॉमिक नंबर और मास दोनों ही ऑड है। ये ड्यूट्रियम में नंबर ऑड है, मास इवन है। कार्बन वाले में मास, कार्बन 13 में मास जो है वो ऑड है, और नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर ऑड है। ऑक्सीजन 17 वाले में 17 जो मास उसकी वो ऑड है। फ्लोरीन 19 में मास ऑड है, उसका नंबर भी ऑड है। तो ये जो ऑड रखने वाले, ऑड नंबर या ऑड मास रखने वाली जो स्पीशीज हैं, इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ स्पिन जो है वो जो क्वांटम नंबर, वो निकुला उनके जो अंदर चार्ज पार्टिकल है ना, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो वो जाहिर बात है वो प्रोटॉन भी तो आपको पता है वो स्टिल नहीं होता, वो भी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन स्पिनिंग में चल रहा होता है। तो इस वजह से फिर उनकी रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स बच रही होती हैं, और ये न्यूक्लियस स्पिन भी कर रहा होता है, स्पिनिंग उसकी यानी चल रही होती है, और वो कुछ ना कुछ स्पिन क्वांटम नंबर रख रहा है। ठीक है, जिसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट भी उसके, जैसे डाइपोल मोमेंट नहीं होता कि जिस मॉलिक्यूल के पास डाइपोल है, डाइपोल उसके पास है, और डाइपोल होने के बाद वो रिजल्टेंट उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी वो रख रहा है। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड है, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें डाइपोल तो है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो गए और नेट कुछ ना बचा, लीन कार्बन डाइऑक्साइड के लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक हो गए, तो उसी पॉइंट को आप सामने रख ले, तो ये बात वो कर रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर से भी आपको ड्रा करके समझा देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ये आपको आइडिया होगा इसका, चलो हल्की सी इसमें डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ना, इस पे आपको पता है पार्शियल माइनस चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल माइनस चार्ज है। अब इसमें डायपोल मोमेंट तो आपको पता है वो बन जाएगा कि सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इधर से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट बन जाती है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस अगर मैं इसको, चलो ठीक है, ये दो साइड पार्शियल नेगेटिव होगी, और ये सेंटर में कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब आपके पास वो जो बॉन्ड बना हुआ है, ये डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है ना, इस तरह शो करते हैं, तो ये डायपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव और दोनों। अच्छा, बॉन्ड इसमें डायपोल है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, डायपोल मोमेंट उसकी जीरो है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे भी है कि वो आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रिजल्टेंट देखना है कि उसकी कुछ बच रही है, तो फिर आप कहेंगे ये इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये मैग्नेटिक मोमेंट रख रहा है, वरना हम कहेंगे वो कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जो वो है वो ये आपका क्वांटम नंबर जो न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू फिर इसकी जीरो हम दे देते हैं। अब जैसे मिसाल करें, नीचे इसने ये टेबल दिया ना, इसमें हम देखें ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए हैं। अब ये जो ड्यूट्रियम है, कार्बन ले लें, अब कार्बन नंबर भी इसका इवन है और मास भी इवन है, तो इसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ये आई है उसकी वैल्यू जीरो है। ठीक हो गए, और फिर नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स, उसके घूमने की जो हालतें हैं वो भी जीरो है। स्पिन स्टेट से क्या मुराद है, यहाँ पे ना फार्मूला लिखा हुआ है ये 2i+1, आई से मुराद उसका स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखें। जैसे ये प्रोटॉन की मिसाल ले लें, प्रोटॉन 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे आप रखेंगे तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1+1 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ये जो प्रोटॉन है इसकी दो स्पिन स्टेट्स हैं, यानी ये जो स्पिन कर रहा है, इसका जो न्यूक्लियस वो स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है,
तो वो दो हालतों में घूम सकता है। कौन कौन सी? या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, या फिर उल्टा वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा, जैसे ये नीचे इसने शो किया ये। उसकी दो हालतें, या तो वो क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है, और इसकी वजह से ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट उसकी पैदा हो रही है, जो एंटी क्लॉकवाइज चले तो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज चले तो इस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक मोमेंट उसकी पैदा हो रही होती है। ठीक हो गया? तो ये स्पिन क्वांटम नंबर और फिर उसके नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इस पैराग्राफ में आपके सामने जो डिस्कशन उसने की है वो यही बातें की हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियस स्पिन करता है, दूसरा कौन कौन से न्यूक्लियस हैं जो आपको रिजल्टेंट स्पिन रखते हैं और वो मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन एंगुलर मोमेंटम शो करते हैं। ठीक हो गया? फिर उनकी जो स्पिन नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकालने का क्या फार्मूला है, वो ये 2i+1 का फार्मूला आ गया। अच्छा, स्पिन स्टेट्स बराबर किसके आएंगे कि जैसे इसको आपने आंसर 1/2 था, तो उसकी फिर एक +1/2, एक -1/2, यानी प्लस से लेके माइनस तक आपने चलते जाना है। तो वो जितनी इसकी हालतें बनेगी वो उतनी वो उसकी स्टेट्स हो जाएंगी। बस जैसे 1/2 की हमने कहा, -1/2 है और +1/2 है। ठीक हो गई? अच्छा, इसी तरह एक बात ये होगी जी। अच्छा, एक और चीज भी आप जरा ऑब्जर्व करें ना, तो आप नोट कर सकते हैं कि वो एटम जिनकी मास ऑड है, मास उनकी ऑड है, जैसे यहाँ पे ये मास ऑड है, ये कार्बन वाली मास ऑड है, और ये ऑक्सीजन वाली मास ऑड है। ठीक है? और फिर ये फ्लोरीन वाली मास ऑड है। ठीक है? फिर ये फास्फोरस वाली मास जो है वो ऑड है। ठीक है? तो जिनकी मास ऑड हो और उनका नंबर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ठीक है, उनकी जो स्पिन स्टेट्स की हालत है ना, वो या तो 1/2 है, या 3/2 है, या 5/2 है। इस तरह चल रही है, 1/2, 1, 3, 5, 7, 9 होता है ना ऑड नंबर। इस अंदाज में चाहिए आप इस लिस्ट में देखना, जिनकी मासेस ऑड है, नीचे उनके नंबर चाहे ऑड है चाहे इवन है, उनकी स्पिन स्टेट्स या तो 1/2 है, या 3/2 है, या 5/2 है, या 7/2, इस तरह चल रही होती। और वो एलिमेंट जिनकी मास इवन हो लेकिन नंबर उनका आड हो, जैसे ये मास इवन नंबर उनकी होल नंबर में है, जैसे इसकी 1 है 2 है 3 है, इस तरह उनकी जिन्हें वो ना ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चल रही होती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है जिसकी ये 1 है, या जैसे नाइट्रोजन है, इसकी भी 1 वैल्यू आती है। ठीक है? तो 1 2 3 वो इस सेंस में वो चल रहे होते हैं। ये भी एक इसमें पॉइंट माइंड में रखा जा सकता है। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि स्पिन स्टेट तो सर आ गई, लेकिन हमें कैसे पता कि ये स्पिन स्टेट्स एक हैं, दो हैं, तीन हैं, इनमें फर्क का कैसे पता चलेगा? तो उसका ये उसने ये 3 लाइनों में ये बात लिखी है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई ना करें तो फिर वो स्पिन स्टेट्स 2 3 4 जितनी भी हैं वो सारी की सारी एक जैसी एनर्जी वाली हैं, यानी डी जनरेट है, आप उसमें फर्क नहीं कर सकते, वो एक ही लेवल पे पड़ी होंगी। लेकिन अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो एक जैसी नहीं रहती, फिर उनकी एनर्जी जो है वो एक की कम और एक की ज्यादा हो जाती है। ठीक है? फिर वो एक जैसी एनर्जी में नहीं रहते। अब इसी बात को, यही 3 लाइनें आप इस हेडिंग के नीचे ले आए कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट से क्या मुराद है, ये कैसे होती है और किस डायरेक्शन में होती है। तो फिर हम कहते हैं कि जैसे प्रोटॉन की मिसाल आप ले लें कि प्रोटॉन क्या, हमने अभी पढ़ा क्वांटम नंबर जो था, स्पिन क्वांटम नंबर वो 1 था, 1/2 था। और जब हमने उसकी वैल्यू ये 2i+1 में पुट की तो उस नंबर ऑफ स्पिन स्टेट उसकी 2i। तो 2 का मतलब एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी, यानी एक उसकी वैल्यू +1/2 है, एक उसकी वैल्यू -1/2 है। +1/2 इसने एंटी क्लॉकवाइज वाले को दी हुई है, और -1/2 इसने क्लॉकवाइज वाली स्पिन को दिया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ क्यों? तो जो राइट हैंड रूल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, राइट हैंड रूल में थंब जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में लेके जाए तो फिर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देती हैं। और अगर फिंगर को आप जैसे यहाँ पे स्पिन जो चल रही है, स्पिन की डायरेक्शन में आप मैग्नेट फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब की डायरेक्शन ऊपर, जैसे इस केस में आप फिंगर्स को जब ऐसे आपका राइट हैंड कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ है।
इसके ऊपर आप राइट हैंड रख के करेंगे तो फिंगर्स इस तरह कर्ल करेंगे तो थंब आपका नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है। ठीक हो गया। अलाइंड और अपोज्ड का मतलब ये कि जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है इस न्यूक्लियस के ऊपर, जब मैंने अप्लाई नहीं किया है तो ये दोनों स्टेट्स बराबर है ना, एक जैसी एनर्जी पे खड़े हुए हैं, एक ही लेवल पे। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया है तो ये एक जैसे लेवल पे नहीं रहते, एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या आप कहेंगे सर देखे ना, ये जो अलाइंड वाला है यानी ये जो एंटी क्लॉकवाइज है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो उसकी स्पिन की वजह से पैदा हो रही है, वो आपकी दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये ऊपर की यानी सेम डायरेक्शन का मतलब कि स्टेबल शक्ल है। तो वो एनर्जी वाइज, एनर्जी की बेस पे बात करें तो वो स्टेबल होगी, जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती। अच्छा, और ये वाला जो है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, इसकी ऊपर की तरफ जा रही है और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, तो अपोजिट होने की वजह से ये क्या करेगा, एक दूसरे को यानी अफेक्ट करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि हम ये वाला जो है वो कोशिश करेगा भाई इसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाओ। तो इस वजह से ये वाली जो चीज शक्ल उसकी है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो जो चीज अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हुआ ये कि पहले जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो ये बराबर एनर्जी पे थी, जब अप्लाई की तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा की उसी डायरेक्शन में थी, वो स्टेबल हो गया, वो लो एनर्जी पे चला गया। और दूसरा जिसकी अपोजिट थी वो उसकी अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था, तो वो अनस्टेबल हो गया, वो हाई एनर्जी पे चला गया। ठीक है, ये जुमले ये आखिरी दो लिखे हुए हैं कि द अलाइंड कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नेट इज स्टेबल, ये अलाइंड वाली स्टेबल है लो एनर्जी, और जो अपोज नॉट अलाइंड वाली शक्ल है उसमें वो रिपल्जन होती है, उसमें वो हाई एनर्जी पे चला जाता है। तो अगर एनर्जी लेवल बनाएंगे तो उसमें ये लो एनर्जी और ये हाई एनर्जी हो जाएगा, जैसे यहाँ इसने ये बनाया ना कि ये +1/2 वाला जो है वो लो एनर्जी और -1/2 वाला जो है वो हाई एनर्जी पे चला जाता है, जो अपोजिट वाला। ठीक हो गया। अच्छा, इसी चीज को समझाने के लिए भी ये स्टेबल अनस्टेबल का क्या चक्कर है, तो कहता है आप ये समझे कि ये मैंने एक एन पोल एस पोल थे उनके दरमियान में मैग्नेट रख दिए अपोजिट पोल के साथ। अब देखें इनकी ये एन पोल से एस पोल में मैग्नेटिक लाइन, फिर एन पोल से एस पोल में, तो एक ही सिमत में जा रही है ना, तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब कि वो अलाइंड है, स्टेबल है। ठीक हो गया, लो एनर्जी। लेकिन इसमें अपोजिट कर दिया, एन की तरफ एन कर दिया, एस की तरफ एस कर दिया, तो कहते हैं ये तो स्टेबल नहीं है, ये फौरन से घूम जाएगा कि एस को एस पोल को एन पोल की तरफ कर दूं और एन को एस पोल की तरफ कर दूं, तो अपोजिट होने की वजह से ये फिर हाई एनर्जी पे अनस्टेबल है, फौरन कोशिश करेगा मैं स्टेबिलिटी की तरफ चला जाऊं। ठीक हो गया। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास ये दो डिस्कशन उसने की है प्रोटॉन के हवाले से कि दो उसकी हालतें हैं, कौन सी स्टेबल कौन सी अनस्टेबल, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक हो गए।